सबसे पहले हमारे नागपुर के बड़े बुजुर्ग आदरणीय उमेश शर्मा जी, लखनऊ से आए हमारे दूसरे बड़े बुजुर्ग शुक्ला जी, यहाँ पर उपस्थित 3 विधायकगण, एक हमारे साथ मुंबई से आए गांधीवली क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक डॉक्टर रणजीत सिंह जी, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आए हमारे विधायक साथी श्री राजेश यादव जी, और नागपुर के जाने माने विधायक और नागपुर के कोल सेक्टर में कोयले की खदान में मजदूरों की यूनियन का नेतृत्व करने वाले हमारे विधायक श्री एस जवा जी, नरेंद्र शर्मा जी, नागपुर के शहर अध्यक्ष श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, ओझा जी, आमदारी साहब जी, आदरणीय खान साहब, और हैदराबाद के उत्तर भारतीय सभा के हमारे प्रभारी श्री दिनेश तिवारी जी, शुक्ला जी, जिन्होंने बहुत धूमधाम से आपको आज यहाँ पर प्रोग्राम का आनंद दिया। इस कार्यक्रम औरंगाबाद में हमारे अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और नागपुर के आप सभी के लोगों के लोकप्रिय और लाडले नेता श्री उमाकांत अग्निहोत्री जी, उमाकांत अग्निहोत्री जी की पूरी टीम, विशेषकर नगर अध्यक्ष श्री शुक्ला जी, नगर के अलग अलग इकाइयों के अध्यक्ष, यहाँ तक कि संसद से जो लोग आए हैं ऐसे सारे उत्तर भारतीय सभा के पदाधिकारी, और आज की इस सभा में उपस्थित नागपुर के सभी उत्तर भारतीय भाइयों बहनों को बताता हूं। हम लोग जब यहाँ पर स्टेज पर आए थे तो पूरा सभागार भरा हुआ, लेकिन जैसे ही नागपुर उमाकांत जी ने घोषणा की कि अब भाषणों का दौर शुरू होने वाला है, लोग उठ करके जाने लगे। एक तो क्वालिटी बची है, दूसरा इस देश में लोगों ने पिछले 60-65 सालों में इतना भाषण सुना है कि भाषणों से नफरत हो गई है। इसलिए मैं भी भाषण देने में घबराता हूं, तो मैं भाषण देने के लिए आपके सामने खड़ा नहीं हुआ। हर साल मुझे एक मौका देते हैं उमाकांत जी कि नागपुर के अपने उत्तर भारतीय भाइयों से रूबरू हुआ जाए, उनसे मिला जाए, उनके चेहरे की मुस्कान को पढ़ा जाए, और अपने पास अगर उनके लिए कुछ देने के लिए हो तो दिया जाए, तो उस लेन देन के कार्यों के लिए यहाँ पर काम हो। कुछ साल पहले हम लोगों ने 2005 में मुंबई के उत्तर भारतीयों को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए उत्तर भारतीय सभा नामक एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि बड़े पैमाने पे लोग महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उधर पंजाब की तरफ से, अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पे आए हैं, रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पे आए हैं, और सबने अपनी मेहनत मशक्कत के बल पे कहीं न कहीं अपनी जगह बनाई है। कोई रिक्शा चला के जगह बना रहा है, कोई टैक्सी चला के जगह बना रहा है, कोई सब्जी और फल बेच के जगह बना रहा है, कोई चना कुरकुरा बेच के जगह बना रहा है, कोई भेलपुरी बेच के जगह बना रहा है, कोई उमाकांत जी की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ के जगह बना रहा है। बम्बई अस्पताल में डॉक्टर है, डॉक्टर पीएल तिवारी, बहुत बड़े डॉक्टर यूपी के रहने वाले, तो कोई डॉक्टर बन के जगह बना रहा है, कोई आमदार बन के जगह बना रहा है, कोई खासदार बन के जगह बना रहा है, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। तो ऐसे जो पूरे उत्तर भारत के लोग मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में रहते हैं, इन लोगों को थोड़ा एक सूत्र में बांधा जाए, इन लोगों के दुख सुख को थोड़ा सा बांटा जाए, इन लोगों के साथ जुड़ा जाए, इन लोगों के सवालों को समझा जाए। इस उद्देश्य से उत्तर भारतीय सभा नामक एक सामाजिक संस्था का हम लोगों ने स्थापना किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उत्तर भारतीय सभा सिर्फ मुंबई में, कल्याण में, बसई में, बिहार में और ठाणे में काम नहीं कर रही है, बल्कि उत्तर भारतीय सभा की बहुत ही मजबूत इकाई नागपुर में यानी विदर्भ में भी बहुत ताकत के साथ काम कर रही है। मैं नियमित तौर पर आपसे मिलूं न मिलूं ये मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक संगठन के साये में
उसके नेटवर्क का एक हिस्सा बन के आप सभी लोग जी रहे हैं। मेरे पास अक्सर वाकांति का फोन आता है, बताते कि किसी उत्तर भारतीय की तबीयत खराब थी तो उसको अस्पताल पहुंचाना था, किसी मजदूर का शोषण हो रहा था व्यापारी की तरफ से तो उसको बचाना था, किसी को गांव जाने के लिए टिकट नहीं मिली तो उसको टिकट देना था। ये छोटे छोटे से सवाल है, बड़े बड़े सवाल नहीं किए। हमारे जो लोग हैं इतने सक्षम हैं कि उनको रोटी कमा के देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अक्सर बताता हूं, मैं सवाल करता हूं और सवाल के साथ साथ मैं चुनौती दे रहा हूं कि मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आपको तमाम जो भिखारी मिलेंगे वो हर भाषा में भीख मांगने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन भोजपुरी में भीख मांगने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अपना 2000 किलोमीटर दूर अपना गांव छोड़ के आए हैं, मुंबई में या नागपुर में भीख मांगने नहीं आए हैं, अपना किस्मत अपनी मेहनत से बनाने हैं और बना रहे हैं। पूरे मुंबई में, मैं तो धीरे देखता हूं नागपुर में भी, पूरे मुंबई में कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं है जो उत्तर भारतीय नहीं करते। कुछ तो काम ऐसे हैं जो उत्तर भारतीय ही करते हैं। आप जब मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जो टैक्सियां दिखेगी आपको, टैक्सी चलाने वाले पहले एक जमाने में सरदार जी लोग होते थे, टैक्सी यानी पंजाबी चला देते थे, लेकिन मुंबई में टैक्सी पंजाबियों को नहीं चला। सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के सारे टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाते हैं। थोड़ा बहुत 2-3% आपको इधर के लोग मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश और इतना जो भी प्रतापगढ़ जिले के लोग हैं, ये जो ऑटो चलाने वाले में बहुत प्राथमिक तौर पर बुनियादी तौर पर देखिए तो बिहार के लोग लगभग 80% के आसपास ऑटो चलाते थे। सुबह अखबार पहुंचाना हमारा काम, दूध घर पहुंचाना हमारा काम, सब्जी बेचना हमारा काम। हालत यह है कि एक बार अगर उत्तर भारतीय लोग तय कर ले कि भाई आज काम पे नहीं जाना, थोड़ा आराम किया जाए, तो बंबई का जीवन ठप हो जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए ये जो वर्ग है, इस वर्ग के खिलाफ जो सुबह शाम लोग जहर करते रहते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुंबई के ऊपर एक बोझ बन गया है, उस वर्ग को मैं हमेशा समझाता हूं कि हम मुंबई पे बोझ नहीं है, बल्कि मुंबई का बोझ हम अपने कंधे पे ढोते हैं। जितने हम सिक्योरिटी वाले जो वॉचमैन देखेंगे, सिक्योरिटी चलाने वाली जो कंपनी है वो भी बिहार यूपी के लोग, और उसके जो वॉचमैन है वो भी बिहार यूपी के। ये सिर्फ मुंबई का विषय नहीं है। नासिक जैसे नासिक जैसे शहर को देख लो। नासिक शहर में जितने भी छोटे मोटे इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, उसमें काम करने वाले तमाम मजदूर जो हैं वो यूपी बिहार के लोग, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के। अभी बीच में मारामारी शुरू हुई, ये कहते कि साहब हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही है। मुद्दा ही नहीं था, राजनीति थी। अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी ये गरीब ऑटो वाला भाड़े के इंतजार में बैठा हुआ 2 रुपया मार के चले जाते, एक फेरी वाला अपना खोपचा लेके कोने में बैठा हुआ, पूरे दिन की कमाई उसकी 200 रुपए, उस गरीब का खोपचा उठा के फेंक देते हो। मैंने कहा अगर नहीं लड़ना है उत्तर भारतीय से तो हमसे लड़ो ना, मैं तो हमेशा तैयार हूं। हम तो ऐसे है कि साहब दरवाजे पे चले गए, आजा हाथ दो, हाथ कर लेते। तो ये अपने राजनीति चमकाने के लिए गरीब लोगों को ऐसे फड़वाते हैं, गरीब लोगों को तकलीफ देते हैं, और उसमें बहुत बड़े नेता बन जाते हैं, बहुत बड़े बहादुर बन जाते हैं। जब नासिक में ये घटना घटी और नासिक के लोगों से मिले और वहां के तमाम लोगों से मिला, बहुत लोग हैं वहां के महाराष्ट्र लोग मुझे मिले कि साहब सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन, खाने का उत्पादन जहां होता है, उस जगह का नाम है लासर गांव। वो लासर गांव में प्याज के खेतों में खेती करने वाला मजदूर अब सिर्फ बिहार और यूपी का रह गया। और जब से ये मारामारी हुई है, तब से हमारे खेतों का काम ठप पड़ गया। पुणे में बड़े पैमाने पर छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। जब मारामारी शुरू हुई, जब राजनीति चमकाने का दौर शुरू हुआ, उसके बाद पुणे के जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं, जिसके नेता से लेकर के कार्यकर्ता सब महाराष्ट्र लोग हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री को लिखित में निवेदन किया कि साहब कुछ इंतजाम करो, हमारे
उत्तर भारतीय इस बात से डरा नहीं, घबराया नहीं, छाती ठोक के पहले भी काम करता था, आज भी काम करता था, और पहली बार लड़ाई लड़के उन्होंने कहा कि आप हमारे उत्तर भारतीय में यहां से बाहर नहीं भगा रहे हो, हम एक उत्तर भारतीयों को अपना एमपी बना करके लोकसभा में भेज रहे हैं, अपना एमएलए बना के विधानसभा में भेज रहे वहां का उत्तर भारतीय। ये भी जिद्द है, ये भी उसके अंदर की जिद्द है, उसके अंदर का गुस्सा है। सुबह शाम उसको जो डरा के रखते हैं, उसके सुरक्षा भाव को जो उसके अंदर पैदा करके रखते हैं, उस पूरे विषय को लेकर के उत्तर भारतीय सरकार हमेशा लड़ाई लड़ती है, हमेशा सड़क उतरते हैं हम लोग। अब ऑटो वालों का झगड़ा था, ऑटो वालों का यूनियन मुंबई में थी, उस यूनियन ने स्ट्राइक किया। आपको स्ट्राइक सही है गलत है मुझे उसमें नहीं जाना है, क्योंकि मेरा बुनियादी तौर पर मानना नहीं है तब यूनियन की स्ट्राइक गलत है। लोगों को तकलीफ हो रही है कि मुंबई के बड़े पैमाने पर जो मध्य वर्गीय परिवार है वो ऑटो से चलता है, जो सबसे सस्ता माध्यम है। वो ऑटो वालों की अनावश्यक हड़ताल की वजह से मध्य वर्गीय परिवार बर्बाद। अचानक वहां के नेताजी तबके के ऑटो वालों को मारेंगे, मारने के लिए मिला कौन? एक गरीब बिहारी ऑटो वाला, वो भी बेचारा अकेले कोने में 25 आदमी घुस जाके मार ले। ये कौन सी बात? मैंने कहा आप देखो ये उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय बात नहीं है, अगर लड़ना है तो ऑटो यूनियन के नेता जाके शरद राव से लड़ लो, ये गरीब ऑटो ड्राइवर्स के ऊपर हमला करना बंद करो। तो ऐसे में बिना बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के अलग अलग मुद्दों पे किसी तरह से मराठी भावनाओं को भड़काने के लिए ये जो सब कुछ चल रहा है उसके प्रति आपको सावधान होना पड़ेगा। सब मुंबई से हम लोग सब अपना गांव घर छोड़ करके यहाँ पे आए, यहाँ का हिस्सा बन गए हम लोग, बल्कि रच बस गए। महाराष्ट्र से कहीं से अलग आपको महसूस नहीं होगा। हमारी जन्मभूमि है बिहार में, लेकिन कर्मभूमि नहीं है। हमको एक माँ ने वहां पैदा किया, दूसरी माँ यहाँ पे पाल दिया, सब कुछ हमको यहाँ मिलता है। हम पैदा हुए भले अपने गाँव में, लेकिन मरने के लिए यहाँ से गाँव नहीं जाने वाले, यहीं पे दफन होने वाले, यहीं अंतिम संस्कार होने वाला। हमें कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ मिलजुल के रहना पड़ता है। अब ये जो मिलन है ये तो हमारा रिश्ता है, इस रिश्ते में खटास पैदा हो, ये रिश्ता टूट जाए और उनकी राजनीतिक दुकान चलती रहे, ये प्रयास उनकी तरफ से बार बार होता है और इस प्रयास को तोड़ने में हम सबको लगना पड़ेगा। उत्तर भारतीय सभा का एक योजना, एक कार्यक्रम ये भी रहता है कि कहीं ना कहीं हर समाज के लोगों के भी एक जो मिलने जुलने का कार्यक्रम है, सामाजिक एकता का जो विचार है, उस विचार को भी आगे लेके चलना। जब हम लड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर भारतीयों के लिए खड़े रहते हैं, कई बार गुजराती लोग की लड़ाई लड़ते हैं, कई बार मारवाड़ी लोग की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि अगर आप कमजोर हैं तो किसी के लिए नहीं लड़ सकते, अपने लिए तो छोड़ दो। आप जब मजबूत होते हैं तो पहले आप अपनी रक्षा करते हैं और उसके बाद अपने पड़ोसी के ऊपर कोई हमला होता है तो उसकी रक्षा करते हैं। तो दूसरे वर्ग के लोगों को भी हम लोगों ने जोड़ा, बंगाली समाज के लोगों को भी जोड़ा, उनकी भी कोई तकलीफ तो दुनिया में लड़े रहते हैं। तो ये उत्तर भारतीय सभा का एक बेसिकली मूल तौर पर ये एक विस्तृत कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को समझना आवश्यक है। हमको अपने अस्तित्व को बचाना है। आज आप अस्तित्व दिवस मना रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई और महाराष्ट्र में, नागपुर में, विदर्भ में उत्तर भारतीयों की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि उनको उखाड़ने वाला खुद उखड़ जाएगा, लेकिन उत्तर भारतीय कभी नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें बीमारी चलता तो इतना सारा बीमार होगा, कहाँ क्या करना चाहे, ब्यूरोक्रेसी हो, प्रशासन हो, या जुडिशियरी हो, या धंधा पानी हो, या पत्रकारिता हो। टीवी मीडिया में देखते हैं सारे के सारे टीवी मीडिया चलाने वाले कौन है? आप ढूंढ के देखेंगे सब यूपी बिहार वाले दिखेंगे आपको, राजस्थान वाले दिखेंगे, मध्य प्रदेश वाले दिखेंगे। तो जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि इसको उखाड़ने के बजाय इसको स्वीकार करना पड़ेगा हमारे विरोधियों को, और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, वरना हम आगे निकल जाएंगे और वो बहुत पीछे छूट जाएंगे पूरी लड़ाई। पूरे नागपुर शहर की बात करें तो मेरा तो साथ बहुत पुराना रिश्ता है नागपुर शहर से। 15 साल से आ रहा हूँ, जब मैं शिवसेना में तब से आ रहा हूँ। जमा साहब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, उनके इलाके में बहुत काम करता था, रामटेक एरिया में बहुत करना रहता था वातावरण को मैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्हीं वजह से मुझे शिवसेना छोड़नी पड़ी। मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया और आज कांग्रेस पार्टी में अपने आप को बहुत ही आनंदित और बहुत सुखी महसूस करता हूँ, बड़ा संतुष्ट महसूस करता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा दल है जो लोगों को छोड़ने की बात सिखाता है। जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, प्रांत के नाम पे लोगों के बीच भेदभाव का विचार के पार्टी तो यही वजह है कि पार्टी पिछले 125 साल से चल रही है। जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था उस
अगर आप हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, आप कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के मेंबर, कांग्रेस के संसद से। यही विचार देख करके मैं कांग्रेसवासी बना और आज मुझे बड़ा आनंद हो रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की सेवा करते करते पार्लियामेंट में जाने के बाद आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की जो सर्वोच्च संस्था है, जो सबसे बड़ी बॉडी है, जिसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष स्वयं सोनिया जी हैं, उसमें मुझे सचिव के तौर पर नियुक्ति की गई और आज पूरे देश में काम करने के लिए भेजा जा रहा है। और जब पूरे देश में काम करने के लिए भेजा जा रहा है और आज के जो वातावरण की तरफ हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपके समक्ष प्रकाश डालूंगा। अपने ही महाराष्ट्र के हैं आदरणीय अन्नाजी हजारे, मैंने भी टूबी बैठी, मैंने कहा देखो जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे तो मैं साथ हूं, अब भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई जो भी लड़ेगा उसके साथ हमको चलना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती सर कंडीशन रखना, धमकी देना, इतने दिन के अंदर ये काम करो वरना हम ये कर देंगे, इसमें मेरा विश्वास नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, उसके लिए लड़ाई होनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, उस आंदोलन में मेरा विश्वास है, उस आंदोलन में साथ हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस देश में भ्रष्टाचार के ऊपर खुल करके लोगों के समझ जाए और अपने किसी व्यक्ति पे आरोप लगा उसके खिलाफ कार्रवाई लेने में भूमिका निभाए तो वो कांग्रेस पार्टी है। पहली बार इस देश में एक सेंट्रल मिनिस्टर जेल में है इस समय, 5-5 एमपी जेल में है इस समय। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा, सादा सा आरोप था, अभी तक साबित नहीं हुआ कि इसमें कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा अपराध है, बस एक आरोप था, सोनिया जी ने वो हटा। यानी भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो पारदर्शिता का सिद्धांत ये कहता है कि आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और कानून को कार्रवाई करने का मौका मिलना चाहिए। और उस विचार और सिद्धांत का पालन करते हुए लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया। उस पार्टी को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए लोग निकले थे। आज उनका क्या हाल है देख लीजिए। एक श्रीमान केजरीवाल, आज इस लोकसभा टीवी में देख रहा था मैं कि 80 लाख रुपए इधर से उठा के उधर से उठा के इधर करती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की संस्था में जो रामला मैदान में पूरा लोग, उसको जो चंदा आया, वो चंदा उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में डालने के बजाय अपनी पॉकेट संस्था में डाल दिया। ये हमारा आरोप नहीं है, बोलते तो कि कांग्रेस वाले झूठा आरोप लगाते हैं कि स्वामी अग्निवेश का आरोप। दूसरा कौन? केजरीवाल के बाद कौन है? हमारी मैडम है किरण बेदी, याद होगा आप लोगों को, बड़ा घूंघट पहन करके देश के तमाम पॉलिटिशियन को बहुत गाली दी थी। हम सब गाली खाने के लिए अभिशप्त हैं। देखो सार्वजनिक जीवन में 100 लोगों के पास आते हैं उम्मीद लेकर के, 100 में से 50 का काम होता है, 50 का काम नहीं होता। जिसका काम हो जाता है वो कई मिनट में देखता भी नहीं, वो मान के चलता है इसकी जवाबदारी थी मेरी सेवा करना। जिसका काम नहीं होता गाली देता रहता है। वैसे गाली देने वाले लोग हैं तो पॉलिटिशियंस को सुबह शाम गाली पड़ती रहती है और उसका मौके का फायदा उठा के किरण बेदी ने रामलीला मैदान में क्या क्या सुनाया आप सबको मालूम होगा। और आज किरण बेदी खुद फंस गई है टिकट के घोटाले में। लेती हैं फर्स्ट क्लास में टिकट और सफर करती हैं वाई क्लास में, सेकंड क्लास में। एक ही शहर में 4-4 प्रोग्राम के लिए जाती हैं और चारों प्रोग्राम वालों से एक ही रूट के 4 टिकट ले लेती हैं, इस्तेमाल एक टिकट करती हैं। लोगों ने बोला उसके बाद फर्स्ट क्लास में टिकट नहीं आपसे, लेकिन चूंकि एक आईपीएस ऑफिसर है, बहुत बड़ी वीरांगना अधिकारी नहीं है, तो उनको एक वीरता का सम्मान मिला जिसको कैलेंडर अवार्ड देता है, भारत सरकार देता है। भारत सरकार ने जो वीरता का सम्मान जिन लोगों को दे रखा है उनको उनकी टिकट में अगर वो इंडियन एयरलाइंस से इंडिया से सफर करते हैं तो 75% डिस्काउंट मिलता है। यानी मेरे से टिकट के लिए 25,000 रुपए लिया, 20,000 रुपए का डिस्काउंट लिया भारत सरकार से, 5,000 रुपए की टिकट थी, उसमें भी 3,000 रुपए करके वाई क्लास से सफर किया, 22,000 बचा दिया। लोगों ने घेरा, भाई ये क्या है? हमने नहीं कहा, टिकट देखते बाहर में निकला, नहीं क्या है? उन्होंने कहा साहब मैं जो पैसे को चाहती हूँ मैं अपनी संस्था में डाल देती हूँ और समाज सेवा करती हूँ। शर्मा जी आप बुजुर्ग हैं, घोटाला तो घोटाला है साहब, चोरी तो चोरी है, बेईमानी तो बेईमानी है। कोई लाख रुपए की बेईमानी करे, 1000 रुपए की करे, और ये कोई तर्क है? कल को एक डकैत खड़ा होगा बोला नागपुर के
लोगों ने पूरे देश के भोले भाले लोगों को टोपी पहनाई, उस टोपी में दाग है और वो दाग अन्ना हजारे जी को धोना पड़ेगा, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेके कार्रवाई करना। तो आज सारे लोग जो उत्तर भारतीय सभा में जुड़े हैं, थोड़ा सा राजनीतिक बात ये समझा रहा हूं कि जो कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार चल रहा है भ्रष्टाचार के नाम पे, उस दुष्प्रचार से थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। ये कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक प्रचार है, भ्रष्टाचार वाला मुद्दा कोई लेना देना नहीं है। हिसार में जो कुछ हुआ जवाब साहब, आपने ध्यान दिया कि क्या मतलब था हिसार में कांग्रेस के खिलाफ वोट मारने का? जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हजारों आपका पूरा लोकपाल बिल इस विंटर सेशन में पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी बैठी है, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, बिहार जाके कहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ वोट दो, किसको वोट दो? अजयलाल की बेटी को, उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? पहली बार इस देश में नफरत का प्रचार हो रहा है, निगेटिविटी का प्रचार हो रहा है। हम भी वोट मांगते हैं, हम बोलते हैं वोट फॉर कांग्रेस, कांग्रेस को वोट दो। हमें नहीं कहते कि बीजेपी को हराने के लिए मुझे वोट दो, हमें तो मुझे वोट दो, उसको जिसको हराना हरा दो। वोट फॉर बीजेपी को कहता है। पहली बार बोला कि डोंट वोट फॉर कांग्रेस, कांग्रेस को वोट मत दो, फिर किसको दो ये और नहीं कहा। तो ये जो नफरत का प्रचार हो रहा है, उस प्रचार से सावधान होना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ कहीं ये जाए उनके ऊपर चप्पल फेंका जाए, लेकिन चप्पल फेंकने वाले लोग हर जगह रहेंगे, इस बात को भी याद रखना पड़ेगा। हम उत्तर भारतीय सभा के लोगों को इस काम में शामिल होना। मैं अपने लोगों को सिर्फ सावधान करना चाहता हूँ, इस दुष्प्रचार के प्रति सचेत रहिए। ये कहीं न कहीं हमारे पक्ष को, हमारी पार्टी को, हमारी विचारधारा को, उस विचारधारा को जिसके तहत मैं और आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस विचारधारा को जिसके तहत मैं आपके बारे में सोचता हूँ, उस विचारधारा को चुनौती देने का काम चल रहा है। और उस विचारधारा को चुनौती देने वालों को चुनौती देने की जवाबदारी आपकी है। और जितना आप उसको चुनौती देंगे, उतना ही आपका हमारा अस्तित्व महाराष्ट्र में सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कांग्रेस है तो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय सुरक्षित है। कांग्रेस कमजोर होगी, महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय कमजोर होता है। तो उसकी ताकत के लिए ये जो प्रचार है वो हमेशा इस वजह से मैं ये राजनीतिक विचार आपके सामने लेके आया। वरना मैं आमतौर पर राजनीतिक बातें उत्तर भारतीय सभा में आज वातावरण खराब कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो विचारधारा है, विचारधारा के ऊपर हमला किया जा रहा है, इसलिए बात आपके सामने रखी है। मैं अगले साल फिर होगा तो फिर आना पड़ेगा, मुलाकात तो छोड़ेंगे नहीं। और भैया फिर प्रोग्राम में स्थापना दिवस आपको मुलाकात करूंगा। इस बीच जब कभी मौका मिलता है नागपुर तो मुलाकात होती है, नागपुर के लोगों से अक्सर चर्चा होती है, बातें होती है, लोग वहाँ आते हैं नागपुर में, लगभग एक बहुत करीब है एक दूसरे का। तो नागपुर दौर में कोई विषय होगा, कोई बात होगी, कोई सवाल होगा, बिल्कुल बेधड़क मेरे समझ रख सकते हैं। हमेशा आपका ये भाई आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। आने वाले दिनों में हमारे उमाकांत जी की ताकत को मजबूत करनी है, उनके हाथ को मजबूत करना है, विशेषकर उनको मजबूत करने के लिए मैं हमेशा उनके बीच उनके साथ आपके बीच उपस्थित होता हूँ। आने वाले दिनों में उमाकांत जी को भविष्य बहुत उज्जवल हो, उनका पूरा का पूरा संगठन और मजबूत हो, उसकी ताकत और बढ़े, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और अपनी तरफ से तमाम सहयोग और सहकारी की घोषणा करके अपनी बात में खत्म करता हूँ। आप लोग थोड़े बहुत संख्या में रुक करके मेरी बात सुने आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय उत्तर भारत। दोस्तों, एक थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से